Good afternoon, everyone. We are about to discuss October 2020 stats paper, and this particular lecture won't be available to you in any of the formats. So, it is just a briefer discussion with you all. This won't be availed. So we are about to begin with statistics और stats चालू होता है क्वेश्चन नंबर 60 से, राइट? 60 या 61 से स्टार्ट होता है. Yeah, it starts from 61. Question starts from 61. Okay, so let me begin. Very first question क्या दिया गया है हमें? The following data relates to the income of 90 students, 90 persons rather. Income is given to you and the number of persons is given to you. Well, what which is the percentage of the persons earning more than 2000, 2000 से ज़्यादा अर्निंग्स? ठीक है, पहले क्वेश्चन के साथ डील कर रहे हैं हम लोग. 2000 से ज़्यादा, ठीक है, वो भी परसेंटेज. तो 2000 से ज़्यादा जब मैं कह रहा हूँ तो क्या क्या आएगा? इट विल बी 32 plus 20 plus 25, correct? So this is going to be the total how much? 77, correct? 30 plus 20 50 plus 20 70, 70 and 7 77. So the total is 77. लेकिन उन्होंने हमें परसेंटेज बोला है, राइट? दे हैव टोल्ड अस टू फाइंड आउट द परसेंटेज. सो परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं? जो भी हमारा वैल्यू है डिवाइडेड बाय द टोटल, correct? So 77 plus 13, this is going to be 90, and since we are talking about percentage, so into 100. So as soon as you will solve this, you are going to get the answer as 85.56. So for sum number 1, the answer is B. Answer is B. Okay, let us go ahead for second question over here is the most appropriate diagram to represent the data relating to the monthly expenditure of different items by a family. ठीक है, डिफरेंट आइटम्स बाय फैमिली. तो सबसे पहले तो मैं आपको याद दिला दूं, जो ये ऑपरेशंस आपको दिए गए हैं, करेक्ट, उनके पहले आपको याद होना चाहिए कि दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू योर वेरी फर्स्ट, दैट इज इंट्रोडक्शन टू द स्टैटिस्टिक्स. उसमें भी ये टॉपिक बिलोंग करता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को. ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में सबसे पहले जो आपने देखा था वो स्टडी किया था टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, करेक्ट? इसका मतलब जब भी आपके पास कोई डेटा पैराग्राफ्स के फॉर्म में अवेलेबल होता है जो कि एक स्टैटिस्टिकल पार्ट में नहीं है, करेक्ट, इट्स अवेलेबल टू इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ्स, टेक्स्ट और सो ऑन. सेकेंड जो हमने देखा था वो था हमारा टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, करेक्ट? टेबुलर में फिर हमने कई सारे चीज़ें देखी थी. मतलब टेबुलर प्रेजेंटेशन मींस द डेटा अवेलेबल टू यू इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स. लेकिन फिर टेबल के भी अगर आपको याद होगा तो हमने चार कंपोनेंट्स जो हैं वो स्टडी किए थे, जिनमें सबसे पहला कंपोनेंट जो आता था वो आता था आपके कैप्शन का. कैप्शन का मतलब होता था अपर पार्ट, करेक्ट? जो आपको कॉलम और सब कॉलम्स बताया जाता है उसे हम कहते हैं कैप्शन. जो नेक्स्ट पार्ट था वो होता था हमारा बॉक्स हेड, करेक्ट? बॉक्स हेड क्या होता था? पूरा का पूरा इंटायर अपर पार्ट. ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना. कैप्शन में अपर पार्ट जो कॉलम्स और सब कॉलम्स बताता था, बॉक्स हेड मतलब हमारा पूरा का पूरा अपर पार्ट. तीसरा आई थिंक होता था स्टब, जो लेफ्ट पार्ट होता था हमारा, लेफ्ट साइड, जो हमें रोज बताता है, करेक्ट? एंड आई थिंक फाइनली जो था वो था बॉडी, करेक्ट? बॉडी में आपके जो भी न्यूमेरिकल फिगर्स वगैरह सब होते हैं. टेबुलर में ही इन चार कंपोनेंट्स के साथ साथ आपको एक और कॉन्सेप्ट था और वो कॉन्सेप्ट था फुटनोट्स का. ठीक है, फुटनोट्स क्या देते थे? ये आपको बॉटम पार्ट जो है आपके टेबल का, उसे हम फुटनोट्स कहते थे. अगर आपने कोई से एब्रीवेशंस वगैरह यूज किए हैं तो वो किसके लिए यूज किए हैं और वो क्या यूज किए गए हैं वो बताया जाता था.
तो प्रेजेंटेशन में पहला था टेक्सचुअल, फिर था टेबुलर, तीसरा जो हमने स्टडी किया था, द थर्ड वाज नथिंग बट आई थिंक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन। थर्ड जो था दैट वाज डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन। इसमें फिर हमने स्टडी किया था लाइन डायग्राम। इन दिस वी स्टडीड अबाउट लाइन डायग्राम। ठीक है, लाइन डायग्राम कहूँ या मैं हिस्टोरियाग्राम कहूँ, याद रखना दोनों का, हिस्टोग्राम नहीं है, हिस्टोरियाग्राम। करेक्ट, आई एम स्ट्रिक्टली टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू मॉड्यूल। करेक्ट, मॉड्यूल के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इनसे रिलेटेड रिवाइज होंगे आज। ठीक है, जैसे हमने पिछली बार लेक्चर कंडक्ट किया था स्टैट्स का इन डिटेल। करेक्ट, तो इट इज हिस्टोरियाग्राम, लाइन डायग्राम। ये दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसे रिप्रेजेंट करता है, यूजुअली टी वर्सेस वाई टी। दूसरा जो था डायग्रामेटिकल वो था हमारा बार डायग्राम। करेक्ट, अगर आपको याद होगा तो बार डायग्राम के भी हमने दो पार्ट्स किए थे। एक हमने पढ़ा था हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम और एक हमने पढ़ा था वर्टिकल बार डायग्राम। अभी जो हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम होता था वो क्वालिटेटिव डेटा के लिए यूज होता था, हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम फॉर क्वालिटेटिव डेटा, वर्टिकल बार डायग्राम वाज फॉर क्वांटिटेटिव डेटा। करेक्ट, फिर जो तीसरा हमने देखा था दैट वाज डिवाइडेड बार चार्ट्स। करेक्ट, द थर्ड टाइप, मैं ये साइड कंटिन्यू कर रहा हूँ। थर्ड जो था वो था हमारा डिवाइडेड बार ग्राफ, या मैं बोल सकता हूँ डिवाइडेड बार चार्ट्स। ठीक है, डिवाइडेड बार चार्ट्स बोलूँ या मैं परसेंटेज बार डायग्राम बोलूँ, ये जब भी सेम कंपोनेंट्स या डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते थे हमारे पास, उन सेम या डिफरेंट कंपोनेंट्स को स्टडी अगर हमें करना रहता है, या मैं ऐसे कहूँ कि वेरिएबल को अगर स्टडी करना है, तब हम डिवाइडेड बार चार्ट या तो परसेंटेज बार चार्ट यूज करते थे। करेक्ट, इसी में ही फोर्थ जो था वो था हमारा पाई चार्ट। करेक्ट, जब भी आपको डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस दिए की बात की जाए, या मल्टीपल डायमेंशंस की मैं बात करूं, रेस्ट्रिक्टेड पाई चार्ट में अगर बात करूं तो इट इज़ यूजुअली टू डायमेंशनल। जब भी आपको अलग अलग कंपोनेंट्स को कंपेयर करना रहता है तो आप पाई चार्ट यूज करते हैं। इन सभी थ्योरेटिकल नॉलेज के बाद आपने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। करेक्ट, जिसमें आपने डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डेटा की बात की थी। कंटिन्यूस डेटा का मतलब था ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्क्रीट का मतलब क्या था, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। आपने जब भी बात की कंटिन्यूस की तो आपने एक्सक्लूसिव क्लास ज़रूर पढ़े थे, और अगर कोई एक्सक्लूसिव नहीं था तो आप उसे एक्सक्लूसिव बनाते थे बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग वन। यही नहीं, आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की भी फॉर्मूला स्टडी की थी। यू ऑल्सो स्टडीड द फॉर्मूला फॉर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर आपको याद होगा तो दैट वाज क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास लेंथ। करेक्ट, और याद रखना ये कई बार पूछा भी जा सकता है, भाई रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लाइज बिटवीन डैश एंड डैश। सो यू शुड रिमेंबर दैट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लाइज बिटवीन 0 एंड 1। यही नहीं, आपने क्लास लिमिट के बारे में भी स्टडी किया था। क्लास लिमिट जो था वो क्या था, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। करेक्ट, क्लास लिमिट्स में आपने दो सीखे थे, वन वाज अपर लिमिट, अनदर वन वाज लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। क्लास बाउंड्री जो होता है वो आपके एक्चुअल लिमिट्स होते हैं। फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमने सबसे लास्ट में देखी थी। ग्राफिकल में हमने एरिया डायग्राम बोल सकते हो, या हिस्टोग्राम, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमने पढ़ा था, एरिया डायग्राम या तो हिस्टोग्राम। जैसे कि अगर मुझे फ्रीक्वेंसीज को कंपेयर करना है, या मुझे मोड निकालना है, क्लासेस जो होते हैं इसके ओवरलैपिंग होते हैं, विड्थ जो होती है क्लासेस की ये सेम होती है, इन सब की बात की जाए तो हम लोग हमेशा हिस्टोग्राम की बात करते हैं। ठीक है, फिर हमने आई थिंक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के बारे में पढ़ा था। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिंगल होना चाहिए, और क्लासेस की जो विड्थ है वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपने लास्ट जो पढ़ा था वो पढ़ा था ओगिव्स। करेक्ट, ओगिव्स पढ़ा था,
याद रखना, इट इज दी ग्राफ, करेक्ट, जिसको आप आगे चल के स्टडी करेंगे, क्वार्टाइल्स में भी यूज कर सकते हैं आप, मीडियन में भी यूज कर सकते हैं, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन में भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना एक और चीज, फ्रीक्वेंसी कर्व जो होता है वो एक्चुअली देखने जाए तो एक लिमिटिंग फैक्टर होता है आपके हिस्टोग्राम का या तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का। यही नहीं, ओगिव्स के बारे में आपने और भी स्टडी किया था। सबसे पहले था बेल शेप्ड कर्व। बेल शेप्ड कर्व स्मॉल वैल्यू से शुरू होगा, ग्रेजुअली ऊपर ऊपर तक जाएगा, सिंगल वैल्यू तक पहुंचने के बाद इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। फिर यू शेप्ड कर्व, जे शेप्ड कर्व एंड मिक्स्ड शेप्ड कर्व, correct. So J means it starts from a small value, reaches towards the right side, and U shaped middle से start होगा और दोनों बाजू gradually grow होते जाएगा। और जो mixed shaped था that was no mixture of all the other three ogives. Ogives is again a free hand curve. अब यहाँ पर जो हमारा सवाल था इससे रिलेटेड जो भी हमें थियरी रिवाइज एक्चुअली उतनी ज़्यादा डिटेल में ज़रूरत नहीं थी, बट as it's as good as a revision lecture, so I thought to take all the possible theory knowledge depending on this। तो इन सभी के लिए सबसे अच्छा जो रहेगा वो क्या रहेगा, पाई डायग्राम रहेगा। So 61 answer is B। 62 again the answer is going to turn out to be B। So first and second sum is completed. Let me move ahead with the sum number 3। 63 is what I am starting with now। The distribution of incomes is an example of, correct, the distribution of income is an example of frequency distribution of dash। So it's quite logical, it is going to be what, continuous variable। डिस्क्रीट क्यों नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि इनकम कभी शुरू हो जाए कभी बंद हो जाए, करेक्ट। इनकम हाँ कभी बढ़ सकती है कभी घट सकती है, करेक्ट, ऊपर नीचे हो सकती है, बट कभी भी ऐसे बंद हो जाएगी या रुक रुक कर आएगी ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, so therefore it will be a continuous variable। 64, the number of accidents for 7 days in a locality are given below। okay, बोला है the number of cases when 3 or less accidents occurred। 3 or less, ठीक है, means it should be this particular observations। so it should be 12 plus 15 plus 23 plus 30, correct, the answer turns out to be 80। Unfortunately that is not the option given to us, so I personally feel that there is a small mistake in this question। is it present? Okay, so it is updated, I have a hard copy in that they have given it as 70, so the answer should be 80। yes, 80 is the correct answer। okay, 65, correct, let us now move ahead with 65। The two variables with the following frequencies are being given to you and पूछा what is the arithmetic mean। Now this is quite an easy one for us to go ahead। आपको arithmetic mean की formulas जो हैं वो याद होनी चाहिए, वो भी with frequencies। तो अगर देखने जाएं तो मुझे x के वैल्यू, और ये मॉड्यूल का सम है, दिस इज द सम ऑफ मॉड्यूल। इनफैक्ट ये भी मॉड्यूल का सम है और ये भी मॉड्यूल का सम है, ऑल थ्री आर मॉड्यूल सम्स, करेक्ट। एक्स जो है वो दिया गया है 1 2 3 4 5, और फ्रीक्वेंसी जो दी गई है दैट इज ऑल्सो 1 2 3 4 एंड 5, फ्रीक्वेंसीज आर ऑल्सो गिवन टू यू। तो हमें पता है अरिथमेटिक मीन विद फ्रीक्वेंसी क्या होता है, summation of fi xi upon capital N, where capital N is what, summation of all frequencies। तो पहले तो हमें इनटू करना रहेगा, तो ये आ जाएगा 1, 2 2s are 4,
9, 16, 25. So if I add these all, this turns out to be 55 divided by summation of all frequencies is 15. So 15 by 55, it turns out to be 11 by 3. So the answer A will be the correct answer. Okay. Similarly, let us go for sum number 66. 66, they are talking about harmonic mean with you all, correct? So let us try to talk about, तो कुछ हार्मोनिक मीन के बारे में हम पॉइंट्स जो हैं वो रिवाइज करेंगे, उसके बाद 66 पर आगे बढ़ेंगे. तो हार्मोनिक मीन, सबसे पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है हार्मोनिक मीन सुनते ही, दैट इज इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ एरिथमेटिक मीन. सबसे पहली चीज़ ये आती है. मतलब याद रखना, एरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल नहीं, जो भी आपके ऑब्जर्वेशंस रहते हैं ना, उन सभी ऑब्जर्वेशंस का रेसिप्रोकल लिया जाता है और तभी ही हम हार्मोनिक मीन की बात कर सकते हैं. सिमिलरली अगर मैं डिस्क्रीट की बात करूं तो डिस्क्रीट में फॉर्मूला इज गिवन एज हार्मोनिक मीन का, करेक्ट. हार्मोनिक मीन डिस्क्रीट के लिए दिया जाता है, इट इज n अपॉन समेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स आई. और यही अगर मैं फ्रीक्वेंसी के साथ बात करूं तो हार्मोनिक मीन की फॉर्मूला दी जाती है, इट इज n डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई अपॉन एक्स आई. यही नहीं, करेक्ट, हमने इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज भी सीखी थी जो कि मीन से सिमिलर है, कि अगर मेरे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो हार्मोनिक मीन जो है वो कांस्टेंट ही आएगा, करेक्ट. इसी से रिलेटेड हमने फिर कंबाइंड हार्मोनिक मीन भी पढ़ा था. कंबाइंड हार्मोनिक मीन जिसके हेल्प से हम ये सम सॉल्व करेंगे. कंबाइंड हार्मोनिक मीन था n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय, करेक्ट, n1 अपॉन h1 प्लस n2 अपॉन h2. तो यहीं पर हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी. If there are two groups with 75, 65 as harmonic means containing 15 and 13 observations, then the harmonic mean is. फॉर्मूला बाजू में ही है, मैं डायरेक्टली सब्सटीट्यूट जो है वो करूँगा. सो इफ आई सब्सटीट्यूट तो दिस विल बी 15 प्लस 13, ये मेरे ऑब्जर्वेशंस हैं. इधर आएगा 15 बाय 75 प्लस दिस विल बी 13 बाय 65. So this turns out to be 28 and this turns out to be 0.2 plus 0.2. So this turns out to be 70. So the correct answer should be A. Okay. Coming to 67, quartiles are determined graphically by using OGIF. Correct. So we have completed the first 7 sums, out of which 3, in fact I can say 4 are from module itself. इनकम वाला जो था वो भी मॉड्यूल से ही था, ठीक है. सो लेट अस कंटिन्यू. So 67 is completed. Let us move. 68 again. We'll solve this first. Again, it's a module sum, but as I told, we will discuss each and every sum. मॉड्यूल के सेट बी एक्सरसाइज का सम है ये आपका, फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मोड. तो मीन डेविएशन अबाउट मोड, तो सबसे पहले तो मुझे मोड मालूम होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला तो आप सभी को पता है, इट इज़ 1/n समेशन ऑफ हर एक ऑब्जर्वेशन में से मैं मोड को माइनस करने वाला हूँ. और याद रखना, मोड इज इल डिफाइंड, करेक्ट, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज, राइट, और अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है. इसीलिए हम उसे इल डिफाइंड जो है वो कहते हैं, करेक्ट. अब इसमें अगर देखें तो 8/11 जो है वो 2 बार आया है. सो माई मोड इज गोइंग टू बी 8/11, ठीक है. तो हर एक ऑब्जर्वेशन में से मुझे 8/11 जो है वो माइनस करना है.
So let me first write down the values of x. 4 by 11, 6 by 11, 8 by 11, 9 by 11, 12 by 11 एंड देन 8 by 11. हर एक ऑब्जर्वेशन में से 8 by 11 और मैं डायरेक्टली मॉड वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है, कि माइनस भी करें क्योंकि बाहर जो है वो मॉड है, करेक्ट, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू इफेक्ट. सो दिस इज गोइंग टू बी 4 by 11, this will be 2 by 11, this will be 0, this will be 1 by 11, again 4 by 11, this will be again 0. तो अगर मैं टोटल देखूं तो 4 plus 4 8 2 10 11, 11 by 11 आंसर टर्न्स आउट टू बी 1, करेक्ट. तो अगर मैं अभी फॉर्मूला में पुट करूं, n कितना है, 1 2 3 4 5 6, n is 6, right, correct. So mode of the distribution will turn out to be 1 by 6 into 1, correct, into 1 क्यों बेटा, समेशन हमें 1 आया ना, so the answer should be what, 1 by 6. So the answer turns out to be D. So let us now continue ahead. 69 है, वेरी इजी सम, वेरी मॉड्यूल सम, करेक्ट. अभी तक 9 सम्स देखे हैं, उनमें से 5 जो हैं वो आपके मॉड्यूल के सम्स हैं, करेक्ट. और इनफैक्ट आगे भी अगर आप देखेंगे तो मॉड्यूल से काफ़ी रिपीटेड आए हैं. 6 मॉड्यूल, अगेन मॉड्यूल, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, नंबर्स शायद चेंज हो गए लेकिन ऐसा सम हमने किया है. प्रोबेबली द नंबर्स आर चेंज्ड, वी हैव डन सच काइंड ऑफ ए सम. सो रेंज अगर आपको याद होगा, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, 50 minus 15, correct, the answer will be 35. The shift of origin, ध्यान रखना impact नहीं बोला है, no impact, करेक्ट. तो you should know, मैंने बताया था measure of dispersion की अगर मैं बात करूं, measure of dispersion, करेक्ट. तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन में जो भी आता है उनको किसी को भी चेंज ऑफ ओरिजिन का इम्पैक्ट नहीं आता. तो ये सब आ जाएंगे, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, इनफैक्ट रेंज भी आ जाएगा. सो ऑल डजंट हैव एनी इम्पैक्ट, करेक्ट. सो द करेक्ट आंसर विल बी डी. Correct answer will be D. Okay. So first 10 sums are covered. I'm going to move ahead with sum number 11. That is 71. What is the coefficient of variation of the following numbers? थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है बट आई थिंक यू ऑल कैन मैनेज, करेक्ट. तो मैं इसका आपको हिंट जो है वो मैं दूंगा, करेक्ट. सी वी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100. मीन तो यू आप लोग जल्दी कैलकुलेटर यूज करके निकाल सकते हैं, इवन आई एम यूजिंग कैलसी, इट्स अलाउड. 53 प्लस 52 प्लस 61 प्लस 60 प्लस 64 इक्वल्स डिवाइड बाय 5 ऑब्जर्वेशंस, इट टर्न्स आउट टू बी 58. ठीक है, तो मुझे मीन मिल गया 58. स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आपको पता होगा, इट इज रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, RMSD, correct. So it is square root of 1 by n summation of xi minus x bar the whole square. अभी x bar तो है मेरे पास, ठीक है. मैं बहुत ही इजी तरीके से क्या कर सकता हूँ बेटा, निकाल सकता हूँ इनके वैल्यूज, ठीक है. तो अगर मैं 53 माइनस 58 करूँ, करेक्ट, हर एक ऑब्जर्वेशन से माइनस करूँ, करेक्ट, तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा. फिर जो भी आपको वैल्यू मिले बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन का, आप यहाँ पर पुट करेंगे, डिवाइड बाय आप करेंगे 58, करेक्ट, मल्टीप्लाइड बाय 100, correct. According to me, the answer what you must get is nothing but 8.09. As soon as you will solve this, you will get the answer and it should be 8.09. So let me move ahead with question number 72, correct.
72 पर आगे बढ़ेंगे। $72. Oh, wow. 72, 73, 74, all three module sums, तीनों के तीनों मॉड्यूल के सम्स हैं आपके, ऑल थ्री मॉड्यूल सम्स। ऐसा एक भी नहीं है कि जो हमने पहले कभी किया नहीं हो। 72 मॉड्यूल, 73 एग्जैक्टली मॉड्यूल में सेम सम है बेटा, एकदम सेम, करेक्ट। इनफैक्ट नंबर्स भी चेंज नहीं है, करेक्ट। तो चलो जल्दी से डिस्कस करते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। बोला द क्वार्टाइल्स ऑफ द वेरिएबल्स आर, quartile deviation is q3 minus q1 by 2, correct, that is 45, 65 minus 45 by 2, answer is 10। इससे इजी तो और कुछ हो ही नहीं सकता, करेक्ट। यस, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, करेक्ट, इज बीन गिवन और आपको ए बी फाइंड करना है, ठीक है। इट इज एग्जैक्टली मॉड्यूल सम और हमने ये किया है, तो मैं एक हिंट जो है वो आपको दे दूंगा, करेक्ट। आपको बोला है द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए बी एंड 2 आर 3 and 1 respectively, करेक्ट। 73, लेट मी गिव यू दी हिंट, करेक्ट। सबसे पहली चीज आपको दिया गया है मीन, मीन दिया गया है 3, तो मीन मतलब सम ऑफ all the observations divided by number of observations equal to 3, तो ये मिलेगा a plus b plus 2 equal to 9, a plus b is equal to 7, इसको मैं बोल दूंगा इक्वेशन 1। अब स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आपको दिया है 1, करेक्ट। स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन टू यू इज 1, करेक्ट। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, करेक्ट, स्क्वायर रूट ऑफ हर एक ऑब्जर्वेशन में से जब मैं मीन जो है वो माइनस कर देता हूँ डिवाइड बाय n। अब स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 1 इज इक्वल टू रूट ऑफ हर एक ऑब्जर्वेशन में से मीन माइनस करना है, तो ये हो जाएगा पहले ऑब्जर्वेशन में से मीन माइनस किया, दूसरे ऑब्जर्वेशन में से मीन माइनस किया, तीसरे ऑब्जर्वेशन में से मीन माइनस किया डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अभी इधर 1 है तो दोनों बाजू स्क्वायरिंग ले लेते हैं, तो इधर आपको मिलेगा 3 इज इक्वल टू, करेक्ट, दिस विल बी a माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस b माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। -1 बोलूँ या 1 बोलूँ बात एक ही है, करेक्ट। इसको इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 प्लस b स्क्वायर माइनस 6b प्लस 9, करेक्ट। तो ये हो जाएगा 18। तो याद है इसको हमने कैसे लिखा था पहले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 6 कॉमन ए प्लस बी प्लस 18, ठीक है। अभी ए प्लस बी की जो है वो वैल्यू आपको पता है, इस ए प्लस बी की जगह पे आ जाएगा 7, तो ये हो जाएगा -42 प्लस 18, ठीक है। सो इफ आई सॉल्व दिस, ये मुझे मिलेगा 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -42 प्लस 18, करेक्ट। आपको चाहिए थी वैल्यू किसकी, a इंटू बी की, तो याद है हमने फॉर्मूला की थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab। सो इफ आई यूज दिस फॉर्मूला a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab, करेक्ट, -42 प्लस 18, तो a प्लस बी की जगह पे 7 आ जाएगा, तो 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49 -2ab -42 प्लस 18, करेक्ट। सो नाउ इफ आई कैलकुलेट, सो 49 प्लस 18 is 67, 67 minus 42, it turns out to be 25,
Correct. So you got 2 is equal to 25 minus 2ab. Yes or no? 2ab को ये साइड लेके आ जाइए तो आपको मिलेगा 2ab इज इक्वल टू 23. सो यू आर गेटिंग ab इज इक्वल टू 23/2. करेक्ट. तो किसी से भी ऑप्शन जो है वो अनफॉर्चुनेटली मैच नहीं कर रहा है. देयर इज ए मिस्टेक इन दिस पर्टिकुलर सम. आंसर जो है दैट टर्न्स आउट टू बी 23/2 एंड दैट इज द करेक्ट आंसर. मॉड्यूल में भी सेम गड़बड़ थी अगर आपको याद होगा तो सीधा सीधा मॉड्यूल का क्वेश्चन जो है वही लेके इन्होंने पेस्ट कर दिया है. सो लेट मी नाउ जंप टूवर्ड्स 74. 74 पर आगे बढ़ते हैं. If the relation between x and y is given and the mean deviation of x, then the mean deviation about mean is. ये तो बहुत सिंपल है. बहुत सम्स किए हमने ऐसी प्रॉपर्टीज पर. सबसे पहले ब्रिंग इट इन द फॉर्म ऑफ y. तो इधर से मैं बोलूँगा 10 + 3x. So y will be equal to 10/5 + 3/5x. करेक्ट. तो हमने क्या सीखा है? मीन डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू mod of b into mean deviation of x. So mean deviation of y mod of b यानी कि 3/5. mean deviation of x जो है वो तो हमें दिया हुआ है. So this is going to be nothing but 36 divided by 5 and that turns out to be how much? 7.2. So the answer will be C. Correct. Answer should be C. Any doubts to anyone till this point? Okay. So let us continue with sum number 75 now. 75 डिस्कस करते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो है वो आ जाएंगे. 75 which measure of dispersion is based on all the observations. Now this is no few people they find it bit tricky but actually tricky नहीं है. देखिए हमें पता है मीन डिपेंड्स ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस. ठीक है. तो मीन डिपेंड करता है तो मीन डेविएशन भी करेगा. अब स्टैंडर्ड डेविएशन में भी मीन आता है. हर एक ऑब्जर्वेशन से हम मीन माइनस करते हैं. सो दीज बोथ आर करेक्ट. तो मैंने आपको कहा है जब भी ऐसे दो चीज़ें आपको सही लगे तो आगे ऑप्शंस ज़रूर देखना कि ऐसा कोई ऑप्शन है क्या जहां पर बोथ ए एंड बी दिया हो. तो येस इज गिवन. सो द आंसर शुड बी डी. 75 answer will be D. Now we can move towards 76. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है उन्होंने प्रोबेबिलिटी पे. बहुत ही सिंपल. इससे आसान कुछ हो नहीं सकता. वो भी ऑड्स इन फेवर और ऑड्स अगेन फेवर पर पूछा है. तो लेट मी रिवाइज इट फॉर यू बिफोर मूविंग टू 76. करेक्ट. हमने पढ़ा है इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ऑड्स इन फेवर तो रेशो क्या होता है? फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल. यही अगर मैं आपसे ऑड्स अगेंस्ट की बात करूं तो इट इज द रेशियो ऑफ अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल. ठीक है. चलो रीड करते हैं. एन इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट प्रेडिक्ट्स दैट द ऑड अगेंस्ट द प्राइस ऑफ सर्टेन स्टॉक गोइंग अप. देखो ये ऑड अगेंस्ट दिया है. पहले उन्होंने ऑड अगेंस्ट दिया है आपको. मतलब दिस इज नथिंग बट अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल. करेक्ट. तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग अप. करेक्ट. व्हाट विल बी दी प्रोबेबिलिटी? ये देखो बोला है 2:1. ऑड अगेंस्ट है मतलब ये होगा अनफेवरेबल, ये होगा फेवरेबल. सो इट शुड बी व्हाट? फेवरेबल अपॉन ऑल पॉसिबल आउटकम्स 1 + 2. probability of getting up will be 1/3 and odds are in favor. favor मतलब favorable upon unfavorable. तो वो कितना दिया है? 1/3. so this is favorable
एंड दिस इज अनफेवरेबल। तो प्रोबेबिलिटी निकालूंगा नीचे जाने की, probability that the price goes down. Now this will be how much? 1 upon 1 plus 3. So probability of going down is 1 by 4. What is the probability that the stock will go down? Correct. What is the probability that the stock will go down? सिंपल तरीके से आ गया। क्या मैं कह सकता हूँ हमने तो दोनों ही निकाल लिया है। So the answer should be what? 1 by 4. Answer will be what? 1 by 4. ठीक है। So let us go for 77. Again a very easy question. A pair of dice is rolled. जैसे ही आप पेयर ऑफ डाइस देखते हैं, आपको पता है इसका सैंपल स्पेस जो है वो क्या आ जाता है। सैंपल स्पेस कितना होता है बेटा इसका? 36। इफ द सम ऑफ द टू डाइस इज 9, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द डाइस शोड इज 3। तो मैं इस सम को तोड़ता हूँ, ठीक है। सम ऑन द टू डाइज इज 9, करेक्ट। तो मेरे पास क्या क्या आ सकता है? 5 4, 4 5, 6 3, 3 6। यही चार पॉसिबल आउटकम्स है मेरे पास। इसके लिए इफ द सम ऑफ द डाइज इज 9, अगर सम 9 है तो बोला है कि आप मुझे बताइए कि एक डाई पर 3 आएगा, उसका क्या है। इसका मतलब मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है। मेरा सैंपल्स साइज जो है वो हो जाएगा 4, ठीक है। और ये कितना है पॉसिबल आउटकम्स? 3 आने के 2। सो आंसर विल बी 2 by 4, दैट इज 1 by 2। करेक्ट। सो द आंसर शुड बी सी। 78 करेक्ट। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर है और आप सभी लोगों को पता है ये कैसे किया जाता है, बट स्टिल आई विल गिव यू दी हिंट। The overall percentage of failure in a certain examination is 30. Correct. Find the probability that out of 6 candidate at least 4 has passed. बहुत ही सिंपल। करेक्ट। अगर मैं द पर्सन हैज फेल्ड इसको सक्सेस लेता हूँ तो P हो जाएगा 30/100। परसेंटेज दिया है मतलब 3/10। P है 3/10 तो Q हो जाएगा 7/10। N का वैल्यू है 6। बोला है एटलीस्ट 4। एटलीस्ट 4 मतलब P ऑफ 4 प्लस P ऑफ 5 प्लस P ऑफ 6। क्वाइट अ लेंदी सम और नया सम है लेकिन इजी है। करेक्ट। सो कैलकुलेशंस का पार्ट जो है वो आप करेंगे। करेक्ट। सो वी हैव कंप्लीटेड टिल सम नंबर 78। नाउ 79, 79, 80, 81 तीनों के तीनों क्लास में किए हुए सम्स हैं। करेक्ट। वी हैव डन ऑल दीज 3 सम्स इन दी क्लास। करेक्ट। ये तो आप भूलेंगे ही नहीं, 80 वाला करेक्ट क्लास में किया हुआ है लीप ईयर का। करेक्ट। तो चलो देखते हैं। probability of getting neither a total of 7 nor 11। ना 7 आना चाहिए और ना ही 11 आना चाहिए when a pair of dice is tossed। तो हम उल्टा करते हैं। करेक्ट। आपको अगर अच्छे से याद होगा, करेक्ट, हमने टेबल बनाई थी करेक्ट जिसमें ये मैक्सिमम होता था। तो 2 3 4 5 6 7, 7 जो है सबसे मैक्सिमम वैल्यू देता था और 7 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होती थी? 6/36। और 11 की कितनी होगी? 11 इधर आएगा फिर 12, 12 के लिए 1, इसके लिए कितनी होती थी? 2/36। अब ये जिन लोगों ने लेक्चर्स अच्छे से अटेंड किए हैं करेक्ट और बहुत अच्छे से जो जो मैंने पढ़ाया है वो सीखा है, दे विल डू इट इन अ मिनट्स टाइम। तो ये कितना हो गया बेटा? 8/36। लेकिन ये हमें क्या मिला बेटा? 7 या 11 आने के चांसेस। हमें बोला है नहीं आने के चांसेस, राइट। अगर बेटा आने के चांसेस 8/36 हैं तो नहीं आने के चांसेस कितना हो जाएंगे? 1 माइनस 8/36। तो 36 माइनस 8 कितना आ जाएगा? 28/36। तो 28/36। अच्छा इन्होंने रिड्यूस किया है। 4 7s are 4 9s are, आंसर शुड बी 7/9। ठीक है। अब 80, what is the probability that the leap year selected at random either 53 Sundays or Mondays? करेक्ट। घाई में गलती से 2/7 मत लिख देना।
ठीक है, सिर्फ संडे हमने किया था, फिर और एंड में हमने खेला था, याद है? संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेनसडे, वेनसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। करेक्ट, तो संडे आने के चांसेस एक दो, सॉरी एक दो, ठीक है, दो संडे आने के चांसेस हैं, और मंडे। करेक्ट, तो ये तीन चांसेस हुए, सो द आंसर शुड बी 3/7। आंसर शुड बी 3/7। अभी 81, अगर दो इवेंट दिए गए पी ऑफ ए पी ऑफ बी यूनियन दिया, पूछा है पी ऑफ बी बाय ए, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला याद होनी चाहिए। पी ऑफ बी बाय ए क्या होता है? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास इंटरसेक्शन नहीं है, लेकिन हमारे पास यूनियन है। तो पी ऑफ ए यूनियन बी जो है ये कितना है? 1/2। पी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/2। मॉड्यूल का सम है ये भी, अगेन मॉड्यूल सम। तो यहाँ से मुझे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना मिलेगा? 1/2। करेक्ट, चेक कर लीजिएगा। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आई विल गेट दिस एज 1/2, नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1/12, 1/12, यस यस 1/12, 1/12 ये मिलेगा। पी ऑफ बी है मेरा 1/3, आंसर विल बी 1/4। वो नहीं, 1/p ऑफ बी इज 1/3। पी ऑफ ए है बेटा, एक सेकेंड, P of B by A, P of A, P of A is 1/4. The answer will be 1/3. Yes, answer will be 1/3. Correct. जो डिनोमिनेटर में होता है वही नीचे आना चाहिए. Yes. So 81 is also done. Answer should be 1/3. Correct. So we have completed till 81. 21 sums we have completed. Plus we revised the entire maximum chapter, that is introduction to stats. So let us go for 82 now. 82 इधर ही कंप्लीट कर देते हैं ताकि फिर अच्छे से हम आगे बढ़ पाए। 82, what is the probability of getting exactly 2 heads in 7 tosses of a fair coin? Simple है, P getting a head 1/2, getting a tail 1/2, tosses कितने बोले हैं? 7 बोला है, exactly 2, P of 2, correct, that will be 7C2 half raised to 2 हाफ रेज टू 7 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 5। आप सभी लोगों को फॉर्मूला तो मालूम ही है, 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल देन 5 फैक्टोरियल, दिस विल बी 1/2 रेज टू 7। करेक्ट, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 6/2 इंटू 1/2 रेज टू 7, तो दिस विल बी 42 अपॉन 2 रेज टू 8। आई थिंक इसके आगे आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप सभी लोगों को 2 रेज टू 8 पता है। करेक्ट, सो इफ यू reduce it you will get the answer as 21/128। that is your sum number 82, 21/128, 42/216। चलो 83 is also done। 84, 82 is done right। 83 से शुरुआत करते हैं, बहुत आसान। 83 मॉड्यूल, 84 मॉड्यूल, 85 सॉल्व एग्जाम्पल, 86 अगेन मॉड्यूल। 86 का तो बेटा आपको ऑप्शंस देखने की भी ज़रूरत नहीं है आगे के, पहले ऑप्शन में ही तुम्हें आंसर जो है वो आ गया होगा। ठीक है, चलो जल्दी से सॉल्व करते हैं। 83, मुझे समझा नहीं क्यों स्टूडेंट्स कह रहे थे उन्हें स्टैट्स डिफिकल्ट लग रहा है, लगभग वही सब चीज़ें हैं जो हमने की हैं, but I don't know, still few students requested me over and over again। but ठीक है, वैसे भी डिस्कस करना ही था तो I thought let me do this। the binomial distribution for which mean and variance is, अच्छा
हाँ तो ठीक है ना, हमें देखो कुछ भी दिया नहीं है कि बाइनोमियल इज अ बाय पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे पास एन और पी होना चाहिए। अब ये जिन लोगों को फॉर्मूला याद है उनके लिए इजी है, राइट। मीन दिया है आपको 15, एन इंटू पी इज 15, ठीक है। वेरिएंस जो है वो आपको दिया है 6, n into p into q is 6, correct? So if I'm dividing, I will get npq by np is equal to 6 by 15। यहाँ से मुझे q जो है वो मिलेगा 3/5। लॉजिक, अगर q 3/5 है तो p हो जाएगा 2/5। तो अभी 2/5 को इसमें पुट करो ना बेटा, करेक्ट। तो अगर मैं n इंटू 2/5 इज इक्वल टू 15 करूँ तो ये मुझे कितना मिलेगा, 15 5 जार, mean is 15, right? And variance is 6. So how much I am going to get? 75, 75 by 2, that is 37, right? N will be equal to 15 5 just 75, 75 by 2, 75 by 2 is 37.5 और n होता है मेरा इंटीजर, तो n का वैल्यू आता है मेरा 37, वो तो किसी में भी है ही नहीं। कुछ तो गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, फॉर श्योर देर इज सम काइंड ऑफ अ मिस्टेक। वेरिएंस इज 6, 6 by 15, जस्ट अ सेकेंड, देखो गलती कर दी हमने, एक सेकेंड। मीन इज 15, n into p is 15, variance is 6, n into p into q is 6, right? So npq upon np, np is 6 by 15, q is 2, 3 2s are, yes, 3 2s are 6 and this is 5, yes, it turns out to be 2 by 5, right? हाँ, 3 2s are 3 5s are, तो p हो जाएगा 3 by 5। अब मैं अगर इसे पुट करूं तो मुझे मिलेगा 75 by 5 25, राइट। n into p is equal to 15, n into p that is 3 by 5 is equal to 15, that turns out to be n is equal to 15 into 5 75, 75 by 3 that is 25। तो देखो किस किस में ये मैच कर रहा है, n का वैल्यू 25 बेटा सब में है, p का वैल्यू 3/5, p का वैल्यू 3/5, b और c ऑप्शन तो हट गया, b और c ऑप्शन हटा दो, तो n25, p का वैल्यू, q का वैल्यू, ncx p n माइनस एक्स, देखो ये a वाला ऑप्शन जो है सही रहेगा, क्यों, इधर उन्होंने 1 माइनस एक्स कर दिया एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स रॉन्ग एंड दैट्स द रीजन इट बिकम्स रॉन्ग। इसी वजह से करेक्ट आपका 83 जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, करेक्ट। सो 83 गोज टू बी रॉन्ग, ठीक है। q is 2/5, ncx p raised to x q raised to n minus x। 84 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन n into p into q। बहुत ही सिंपल, वेरिएंस होता है हमारा npq, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है रूट ऑफ वेरिएंस, करेक्ट। सो दिस इज गोइंग टू बी दी रूट ऑफ n into p into q। ऐसा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, लेकिन अगर आप गौर से देखें, अगर मैं q को लिखूं 1 माइनस पी देन ऑप्शन डी मैचेस, करेक्ट। तो इन्होंने q को लिखा है 1 माइनस पी। 85 पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का आपको मीन पूछा है, बहुत ही सिंपल, मैं इसका सिर्फ हिंट दे दूंगा आपको, करेक्ट। पी ऑफ एक्स का आपको मालूम है फॉर्मूला ई रेज टू माइनस एक्स एम रेज टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। ये चीज़ें आप ओरली कर सकते हैं, देखो ये आ जाएगा ई रेज टू माइनस एम एम टू दी पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एम एम टू दी पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, करेक्ट। I think you can easily go for cancellations and find the value of m। याद रखना मीन की बात चली है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन इज इक्वल टू वेरिएंस, ठीक है। देन 86 द टोटल एरिया ऑफ द नॉर्मल कर्व इज 1, करेक्ट, द टोटल एरिया ऑफ द नॉर्मल कर्व इज 1।
So 26 sums are completed. 87, 88, 89. चलो पहले ये तीन कर लेते हैं. 87 क्या दिया गया है? The mean and mode of a normal distribution always equal. क्यों? याद है क्या? मीन मीडियन मोड क्या होते हैं बेटा? कोइंसाइड होते हैं. करेक्ट. एंड इट्स अ सिमेट्रिकल ग्राफ. Bivariate data are the data collected for, correct, दो variables at the same point of time. The two regression lines become identical one. आइडेंटिकल दो केस में, प्लस और माइनस वन में. ठीक है, प्लस वन में पॉजिटिव, माइनस वन में नेगेटिव. तो एक्चुअली ए और बी दोनों ही ऑप्शन सही हैं, तो पक्का डी ऑप्शन कुछ तो रहेगा. करेक्ट. डी ऑप्शन इट इज ए और बी. करेक्ट. डी ऑप्शन इज ए और बी. तो इसका आंसर जो है वो रहेगा डी, ए और बी. इट विल बी ए और बी. है ना, ए और बी. चलो आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव फॉर 90 नाउ. रीग्रेशन कोएफिशिएंट. यस, प्लीज याद रखना, देयर इज अ डिफरेंस व्हेन आई से रीग्रेशन कोएफिशिएंट्स एंड व्हेन आई से कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स. ठीक है. रीग्रेशन कोएफिशिएंट मतलब क्या? बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई. That is regression coefficient. Now, the regression coefficient remains unchanged due to change of origin. स्केल से चेंज होता है, अनचेंज्ड बोला है. ठीक है. नेक्स्ट 91 oral sum. The coefficient of correlation between variables is this. R is minus 0.9. Determination बोला है, तो आपको याद होगा coefficient of determination is r square, 0.9 का स्क्वायर इट विल बी 0.81. नॉन डिटर्मिनेशन क्या पढ़ा है हमने? नॉन डिटर्मिनेशन विल बी 1 माइनस आर स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस 0.81. करेक्ट. तो आप लोग गलती में 1 माइनस आर स्क्वायर कर देंगे तो वो भी दिक्कत आएगी आपको, वो भी ऑप्शन दिया है. करेक्ट. तो घाई नहीं करना. करेक्ट. कुछ लोग घाई कर रहे हैं, फिर उन्होंने आंसर भी चेंज किया है, तो प्लीज घाई नहीं कीजिए. सो व्हेन आर इज जीरो तो कोवेरिएंस भी क्या होगा? जीरो ही होगा. 93 मॉड्यूल सम. परचेसिंग पावर ऑफ मनी क्या पढ़ा था हमने? रेसिप्रोकल ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर. इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर. हाँ तो ठीक है, उन्होंने कंज्यूमर नहीं दिया है, प्राइस इंडेक्स नंबर, इट्स फाइन. नो हार्म एट ऑल. नो हार्म एट ऑल. मेरे को वो लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर बोले, या मुझे वो लिविंग इंडेक्स नंबर बोले, या रेसिप्रोकल ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर बोले, मीनिंग रिमेन्स दी सेम. 94 याद है, इसकी तो हमने टेबल बनाई हुई है. करेक्ट. जब हम लोग ने लेक्चर्स में इन डिटेल एक एक चीज लिखी थी. फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या सेटिस्फाई नहीं करता? फिशर्स. 95 मॉड्यूल सम. 95 100% मॉड्यूल सम. करेक्ट. लॉजिक से. क्यों? याद है मॉड्यूल में भी ऑप्शन गलत दिया था. ड्यूरिंग दी सर्टेन पीरियड CLI गोज अप टू, हाँ मतलब ऐसे ही तरीके का है. CLI जो है 110 था, उसका हो गया 200. सैलरी ऑफ द ऑल्सो वर्कर इज रेज्ड फ्रॉम 330 टू 500. तो आपको याद है 110 का हो गया 330. तो दिस बिकम्स ऑलमोस्ट ट्रिपल, राइट. 110 का 330, 3 टाइम्स. करेक्ट. तो हम लोग x लेके करते थे, तो जब 200 होगा तो क्या होगा? x होगा. लेकिन इधर उन्होंने पूछा लॉस कितने का होगा. बेटा अगर 110 का 3 टाइम 330 होता है, तो इसका 3 टाइम्स कितना होगा? 600. करेक्ट. और इसको मिल कितना रहा है? 500. सो देयर इज अ लॉस ऑफ व्हाट? 100. देयर इज लॉस ऑफ 100. तो आंसर विल बिकम D. The correct answer should be D. Let's continue with the last few sums of this paper.
द नंबर ऑफ टेस्ट ऑफ एडुकेसीज आर, चार टेस्ट है ना, तो इसका तो आंसर डायरेक्टली मैं बता देता हूँ, इट इज 4, डिस्कस करने की भी ज़रूरत नहीं है। 96 आई एम नॉट डिस्कसिंग, ओरली मैंने बता दिया। 97, यस 97। In the year 2005, the wholesale price index number is 286 with 1985 as the base year. Okay, base year अगर कुछ नहीं दिया जाए तो हम उसे 100 ले लेते हैं. Sorry, base year मतलब we take it as 100. Then how much price have increased in 2005? गड़बड़ है बेटा, इधर गड़बड़ है। 2005 तो कंपैरिजन 1985 से होना चाहिए बेटा, इधर इट शुड बी कंपैरिजन विद 1985 बेस ईयर। तो बेस ईयर यूजुअली 100 होता है, तो बेटा 100 रुपए का 286 हो चुका है, ठीक है, 100 रुपए का 286 हो चुका है, तो कितना इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, करेक्ट 186 हुआ ना, करेक्ट 100 रुपए का 280, 286, तो इंक्रीज कितना हुआ 186। नेक्स्ट, when the sale of cold drink increases in summer and decreases in winter is an example of seasonal variation. सीजनल वेरिएशन टेक्स प्लेस विद इन एन ईयर, एक ही साल में गर्मी सर्दी सब आती है, ठीक है। लेट अस मूव अहेड फॉर द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 100। लेट्स मूव फॉर क्वेश्चन 100। द फायर इन अ फैक्ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अभी आग बोल के तो नहीं लगती है, आग हो, अर्थक्वेक हो, सुनामी हो, all these comes under irregular variation. So here we complete the discussion of your October 2020 statistics paper, correct? So as it was been told to you that stats के कम से कम 2 पेपर तो मैं डिस्कस करूंगा, both the papers are being discussed. So we'll stop here. All the best to everyone. Keep studying. Thank you.